ज़रा सोचिए दोस्तों, एक दिन आप सोकर उठें और आप देखें कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद पड़ गए हैं। यहाँ तक आपने जो अलार्म सेट किया था, वो भी नहीं चला। और जब आप बाहर गए तो आपने देखा कि सड़कों पर कारें, बसें सब कुछ थम सा गया है और आपको ये एहसास हो कि सिर्फ ये एक जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ है। एक भयानक पावर फेलियर। ऐसी स्थिति में आप कैसे जिएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? बस आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है काजल। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें जापान के खूबसूरत शहर टोक्यो के भागदौड़ से भरे जीवन को दिखाते हुए, जहां हम देखते हैं कि इस भीड़ भाड़ में अपने कैरेक्टर ह्यूसुंग को, जो एक बहुत ही मेहनती ऑफिसर है जो अपने काम में डूबा हुआ है, और जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। यूसुंग की एक प्यारी सी फैमिली है जहाँ इसका एक बेटा है, एक बेटी है और एक प्यारी सी वाइफ है। वैसे तो सब कुछ सही है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई भी आपस में बात नहीं करते। सभी अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो कभी कोई लैपटॉप, तो कभी कोई फ़ोन, तो कभी कोई टीवी चलाता है और आपस में बात करना भूल ही चुके हैं। और सभी की ज़िंदगी अब स्क्रीन की रोशनी में बीत रही है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ देखते हैं कुछ अजीब हो रहा है जब यूसुंग का अलार्म काम ही नहीं करता और वो चौंक कर जगता है, क्योंकि आज वो ऑफिस के लिए लेट हो गया है। जब वह तैयार होकर नीचे जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ सारे गैजेट्स चेक कर रही है, क्योंकि कोई भी गैजेट्स काम नहीं कर रहे हैं। तभी उसकी डॉटर भागते हुए अपने फ़ोन को चेक करती है, जो काम नहीं कर रहा था। तभी ये लोग तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए और दोनों बच्चे स्कूल के लिए घर से बाहर निकलकर लिफ्ट एरिया पर पहुंच जाते हैं, जहां देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही बहुत भीड़ है। इसका मतलब लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। तभी सभी सीढ़ियों से नीचे जाकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तो वहाँ रेल भी नहीं आ रही थी। मतलब पूरी दुनिया से पावर कट हो चुका है। वैसे दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। खैर, हम देखते हैं कि यूसुम की वाइफ अपनी लेडी फ्रेंड से बात करती है और ग्रॉसरी लेने जाने को कहती है। जब यूसुम वाइफ ग्रॉसरी स्टोर पहुंचती है तो वहाँ वहाँ कुछ अजीब महसूस करती है। हर कोई ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद रहा होता है, जैसे कुछ डिजास्टर आने वाला है। सभी बहुत परेशान और डरे हुए लग रहे थे। यूसुम की वाइफ देखती है कि स्टोर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, साथ में कैश काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कोई चावल के बड़े बड़े बोरे खरीद रहा तो कोई पानी का स्टॉक ले रहा होता है। तभी हम स्टोर मालकिन की आवाज़ सुनते हैं जो कहती है कि पेमेंट ऑनलाइन नहीं हो रहा है और सभी को कैश पेमेंट ही करना होगा। सब ये सुनकर तो हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास भी कैश नहीं होता है। तभी सभी एटीएम की तरफ भागते हैं, जहां ये देखते हैं कि एटीएम भी काम नहीं कर रहा होता है। अब हकीकत धीरे धीरे साफ हो रही थी कि ये सिंपल पावर फेलियर नहीं है, बल्कि कुछ और है जो बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ हम यूसुम को देखते हैं जो अपने ऑफिस की तरफ गया होता है। वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि ऑफिस का इलेक्ट्रिक गेट खुल ही नहीं रहा है। चौंक कर सब इधर उधर देखने लगते हैं, पर तभी कोई गेट को मैन्युअली खोलकर अंदर की तरफ जाता है। सब अंदर जब जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो सब हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बंद पड़ चुके थे और सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस काम करना बंद कर चुके थे और लोग एक दूसरे की तरफ बस देखे ही जा रहे थे। तभी किसी की आवाज़ आती है कि अब काम कैसे करें, और कई एम्प्लॉयज़ तो अपने घर की तरफ ही जाने लगते हैं। तो यूसुम कहता है कि अब उसे भी चले जाना चाहिए, अगर यहाँ कोई काम ही नहीं है तो वो करेगा क्या। यूसुम भी सबकी तरह घर की तरफ निकल जाता है। वह रास्ते में देखता है कि बसें और कारें तो चल नहीं रही हैं, इसीलिए सभी साइकिल परचेज कर रहे होते हैं। वो भी सोचता है कि मैं भी एक साइकिल खरीद लूं, लेकिन जब वो स्टोर पर जाता है तो वो देखकर तो हैरान ही रह जाता है, क्योंकि स्कूटर के दाम में साइकिल मिल रही होती है। वह किसी तरह अपने बजट में आने वाली एक सस्ती साइकिल खरीद लेता है और थकते हुए घर पहुंच जाता है। पर उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि ये सब हो क्या रहा है और कब तक चलेगा। अब यहाँ रात में यूसुम अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है, वो भी कैंडल लाइट डिनर, क्योंकि किसी का गैजेट तो चल नहीं रहा था, इसलिए सब आपस में ही बात कर रहे थे। तभी वो एक ऐसा नज़ारा देखता है जो टोक्यो में उन्होंने अभी तक कभी नहीं देखा है। वो सभी छज्जे पे आते हैं जहाँ साफ तारे और काला घना आसमान दिख रहा था। ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही थी, इसीलिए आसमान भी ओपन दिख रहा था।
और दोस्तों, अब टोक्यो शहर की लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो अभी तक कपड़े वॉशिंग मशीन से धोए जाते थे, वो अब हाथों से धोए जा रहे हैं। मतलब ये कि जो गैजेट्स पर पूरी तरीके से निर्भर थे, वो आज खुद से काम कर रहे होते हैं। यहाँ हम यूसुम को देखते हैं, जिसका बॉस कह रहा था कि जब तक ब्लैकआउट खत्म नहीं होता है, तुम लोगों को काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो यूसुम कहता है कि हमारी सैलरी का क्या होगा, हम बिना सैलरी के कैसे रहेंगे। तो बॉस कहता है कि मुझे लगता है कि अगर अब कोई सर्वाइव कर पाए, वही बड़ी बात है। सैलरी तो फ़िलहाल के लिए भूल ही जाओ। तभी यूसुंग देखता है कि उसका बॉस टोक्यो शहर से बाहर जा रहा होता है। यूसुंग अपने बॉस को पूरी फैमिली के साथ जाता देख हैरान रह जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डैम में भी पानी नहीं है, क्योंकि डैम भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो आपस में बहस करने लगते हैं। तभी यूसुंग के बच्चे देखते हैं कि उनके पड़ोस में जो फैमिली अपार्टमेंट में रहती थी, वो खाली करके यहाँ से कहीं और जा रही है। अब हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। योसुम समझ जाता है कि अगर अब हम यहाँ से नहीं गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अब यूसुम की फैमिली भी ये फैसला कर लेती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर कहाँ जाएंगे ये किसी को नहीं पता। खैर, पूरी फैमिली मिलकर फटाफट अपना सामान रखते हैं। जो भी उनके पास खाने पीने का सामान होता है, वो भी एक बैग में डाल लेते हैं और साइकिल से घर से निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं, उन्हें ये एहसास होता है कि पूरी दुनिया अब बदल चुकी है। सड़कें वीरान हो चुकी हैं और दुकानें लूटी जा चुकी हैं, और जो भी सामान बचा है वो इतना महंगा है कि वो खरीद ही नहीं सकते हैं। खैर, हम आगे देखते हैं कि किसी तरह इन्हें एक खबर मिली, जिसमें पता चला कि एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट पैसेंजर को लेकर बाहर जा रही है। इसी उम्मीद में ये भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये एयरपोर्ट जब पहुँचते हैं, तो जो इनके सामने नज़ारा होता है, वो किसी बुरे सदमे से कम नहीं था। हज़ारों लोग एयरपोर्ट पर जमा हो चुके थे और ये खबर बिल्कुल गलत थी। ये उसी के बीच में फँस चुके थे। भीड़ इतनी थी कि इन्हें निकलने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था। खैर, ये किसी तरीके से बाहर आते हैं और बाहर आकर इनके पास जो भी होता है, ये खाते-पीते हैं। अब यूसुफ जान चुका था कि दुनिया के नियम बदल चुके हैं और ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होंगी, इसका कुछ नहीं पता। तभी सुबह हो जाती है और हम देखते हैं यूसुफ के बच्चे खाने-पीने की तलाश में एक ग्रोसरी मार्केट में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो खाने-पीने का सामान बहुत ढूँढते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पहले ही लोग लूट कर ले जा चुके होते हैं और सारी रैक्स अब सिर्फ़ खाली पड़ी थी। खैर, इन्हें वहाँ जो भी मिलता है, ये उसे लेकर चले आते हैं। हालात ऐसे थे कि पैसे सिर्फ़ कागज़ का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। यहाँ तक कि अब पैसे से सामान खरीदा ही नहीं जा रहा था, बल्कि सामान के बदले सामान दिया जा रहा था। तभी यूसिन की वाइफ़ 2 रम की पुरानी बॉटल्स निकालती है और शॉप वाली को दे देती है, जिसके बदले में उन्हें कुछ राशन मिल जाता है। ये अनाज तो बहुत कम था उस बॉटल के बदले, लेकिन इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। ये लेकर निकल पड़ते हैं। अब ये वो दुनिया थी ही नहीं जहाँ पैसे और पावरफुल लोगों का कब्ज़ा हो, बल्कि अभी तो लोग सर्वाइव करने के लिए ही जंग लड़ रहे होते हैं। खैर, ये रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारे लोग टोक्यो शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। ये आगे चलते हैं और रात हो जाती है। रात में ये आराम करने लगते हैं, तभी इनकी कोई बॉटल चुरा रहा होता है। यानी ये दुनिया इतनी बदल गई है कि अब लोग एक दूसरे का सामान भी चुराने लगे हैं। इस तरह से चलते हुए इन्हें लगभग 16 दिन बीत चुके थे। तभी ये एक नदी को देखते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। यूसुफ इतना साफ-सुथरा पानी देखकर पीने लगता है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी भी ये पानी नहीं पिया था, बल्कि ये हमेशा बॉटल का ही पानी पीते थे। खैर, ये रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तभी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और फिर इन्हें एक हाईवे के नीचे रुकना पड़ता है। ये सभी वहीं पर बैठ जाते हैं और अपनी साइकिल को बाहर ही खड़ा कर देते हैं। जब बारिश थमती है, तो ये बाहर जाते हैं और देखते हैं कि इनका आखिरी सहारा साइकिल टूट चुकी है और इनका सारा राशन अब पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। योसुंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब योसुंग और उसकी वाइफ़ वहीं पर रुकते हैं और उनके दोनों बच्चे कुछ सामान ढूँढने के लिए चले जाते हैं। इन्हें रास्ते में एक सुपरमार्केट मिलती है और ये अंदर जाकर देखते हैं कि कुछ खाने-पीने का सामान मिल जाए। तब इन्हें कुछ फूड मिलता है, वो भी पेट फूड। ये फ़िलहाल के लिए उसे रख लेते हैं और साथ में बैटरी वाला पानी भी। ये सारा सामान लेकर आ जाते हैं। जब वो फूड ये खाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर इनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था और इसलिए ये उसी फूड को खा लेते हैं। यूसुम का बेटा अपने साथ साइकिल रिपेयर का सामान भी लाया था
और वह उससे साइकिल सही करने लगता है और सभी फिर से सफ़र में आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में रुक कर ये उसी खाने को खाते हैं। अब ऐसा करते हुए उन्हें लगभग 22 दिन बीत चुके थे। तभी वहाँ उन्हें एक फैमिली मिलती है जिन्हें सर्वाइव के सारे तरीके पता थे। वो यूसुम की फैमिली को कुछ प्लांट्स के बारे में बताते हैं जो वो रास्ते में खा सकते हैं। साथ में वो फैमिली यूसुम की फैमिली की एक तस्वीर लेते हैं। ये एक ऐसा कैमरा था जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि सोलर से चलता था। और ये फैमिली उनसे उनका एड्रेस भी पूछती है ताकि जब हालात सुधर जाएं तो वो पोस्ट कर सकें उनकी फ़ोटो को। फिर ये लोग अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तभी ये लोग कुछ दूर पर जाकर देखते हैं कि एक फैमिली लोगों को फ्री में फ़िश पकाकर खिला रही है। तो ये भी जल्दी से उसी लाइन में लग जाते हैं। पर जब तक इनका नंबर आता तब तक सारा खाना ख़त्म हो चुका था। यूसुंग अपनी फैमिली को देखकर उस आदमी के पैरों में गिर जाता है और खाना मांगने लगता है, पर वो आदमी इनकी हेल्प नहीं करता। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। इन लोगों की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और ना जाने कितने दिनों से इन्होंने कुछ खाया तक नहीं था। तभी यूसुंग को एक छोटा सा कीड़ा मिलता है। ये उसे खाने वाला होता है। तभी उसे दूर कहीं पिग दौड़ता नज़र आता है। ये उसका शिकार करता है पर उसे काटना नहीं आता। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता, जहाँ वो इनको बहुत सारा खाना खिलाता। ये सब लोग भी खूब खाना खाते हैं क्योंकि इतने दिनों से इन्होंने कुछ खाया तक नहीं था। वो बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा होता है और ये कुछ दिन वहीं रुकते हैं। उस बूढ़े आदमी की काम में हेल्प भी करते हैं। तभी फैसला करते हैं कि हमें अपने गाँव पिता के पास चले जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी भी इन्हें बहुत सारा खाने का सामान पैक करके भेज देता है। फिलहाल ये यहाँ से निकल जाते हैं अपने पिता के घर की ओर। ये जब रास्ते में देखते हैं तो इन्हें एक बहुत बड़ी रिवर नज़र आती है, पर इनके मैप में वो रिवर थी ही नहीं। खैर यूसुम को एक आइडिया आता है। वो एक राफ्ट बनाता है वहीं पास पड़ी लकड़ियों से। राफ्ट पर सारा सामान रख कर नदी को पार करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी साइकिल रह गई थी जिसे लेने के लिए वो दोबारा आता है और साइकिल रख कर जाने लगता है। लेकिन तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता है और नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ हो जाता है। यूसुम का बेटा तो किसी तरह नदी को पार कर लेता है, पर यूसुम नदी में ही डूबने लगता है और उस बहाव के साथ कहीं बह जाता है और ये तीनों यूसुम को बहते हुए देखते रह जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद तीनों यूसुम को ढूंढने जाते हैं। तभी यूसुफ के बेटे को एक विग मिलती है, जो विग एक्चुअल में यूसुम की ही थी क्योंकि यूसुम विग लगाया करता था। और ये तीनों समझ जाते हैं कि अब यूसुफ इस दुनिया में नहीं रहा और तीनों रोने लगते हैं। किसी तरह ये खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं और एक ट्रैक पर पहुंचते हैं। पर इनके बैग में बहुत सारा मीट रखा होता है जिसे ये खा रहे होते हैं, लेकिन उसी मीट की स्मेल से बहुत सारे डॉग्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। एक डॉग तो सीधे यूसुफ की बाइक पर ही अटैक कर देता है, जिससे वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में एक फ्रैक्चर हो जाता है। यूसुफ की वाइफ को उसका बेटा और बेटी सहारा देकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये डॉग्स अभी भी उन्हीं का पीछा कर रहे होते हैं और वो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ थी ट्रेन की, जिसे देखकर ये तीनों खुश हो जाते हैं क्योंकि ये ट्रेन नॉर्मल ट्रेन नहीं थी बल्कि कोयले से चलने वाली ट्रेन थी, जैसे कि पुराने ज़माने में चलती थी। पहियों की आवाज़ और ट्रेन से निकलता धुआं जैसे इनकी लाइफ में कुछ खुशी लेकर आ गया था। अब इन्हें उम्मीद थी कि ये यहाँ से बच सकते हैं। ये ट्रेन को रोक कर उसमें चढ़ जाते हैं और पानी पीते हैं और कुछ खाने के लिए जब मिलता है तो वो खाते हैं। तभी ये तीनों रोने लगते हैं क्योंकि इनको अपने पिता की याद आ रही थी। तभी हम एक रिवर के पास देखते हैं कि एक आदमी लेटा हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि यूसुफ ही था, यानी कि यूसुफ उस नदी के बहाव से बच गया था। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी थी, लेकिन वो अभी भी जीना चाहता था। वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए एक ट्रैक्टर के पास आता है और उसका सहारा लेकर बैठ जाता है। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है। एक्चुअल में ये आवाज़ उसी ट्रेन की थी जिसमें उनके परिवार वाले बैठे थे। तभी यूसुफ को याद आता है कि उसके पास एक फायर क्रैकर है और वो उस क्रैकर को जला देता है। जैसे ही वो क्रैकर जलता है, हम देखते हैं कि यूसुफ की वाइफ इधर ही देख रही होती है और वो देख लेती है धुआं निकलता। वो समझ जाती है कि ये क्रैकर तो सिर्फ यूसुफ के पास ही था।
और वो समझती है कि यूसुंग इसका मतलब ज़िंदा है। वो तुरंत ट्रेन को रोकने के लिए कहती है। वो बार-बार चिल्लाकर ट्रेन को रोकने के लिए कहती है और ट्रेन रुक जाती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, यूसुंग का बेटा, बेटी और उसकी पत्नी उसकी तरफ आते हैं और उसे ले जाकर ट्रेन में बिठा देते हैं। खैर ट्रेन चलने लगती है और इतने दिनों बाद अपने पिता को देखकर बच्चे बहुत खुश थे। खैर ये सारी फैमिली एक साथ थी इतने बड़े संघर्ष के बाद और सभी बहुत खुश होते हैं और सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि योसुंग अपने पिता के गांव पहुंच चुका है और वो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जहाँ मिट्टी की महक थी और नया जीवन उनका इंतज़ार कर रहा था। और जैसे वो इस समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, इनके पिता इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लगभग इस गाँव में वो 2 साल 4 महीने तक रहते हैं। योसुंग और उनकी पूरी फैमिली इस पूरे गाँव में बहुत अच्छे से रहने लगती है। योसुंग और उसका बेटा फ़िशिंग करने के लिए जाया करते थे और हम देखते हैं कि योसुंग इस सिंपल लाइफ़ से बहुत ज़्यादा खुश था और इनके दोनों बच्चे भी। जहाँ योसुंग की बेटी कपड़े बुनना और सिलना सीख रही थी, तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि योसुंग सो रहा था, लेकिन उसके कान में कुछ अजीब-सी आवाज़ आ रही थी। वो उठकर देखता है, तो ये तो अलार्म घड़ी की आवाज़ थी। वो सुनते हुए उस कमरे तक जाता है और अलार्म घड़ी को हाथ में उठाता है। वो देखकर बहुत हैरान था कि सच में अलार्म घड़ी चलने लगी। तभी वो बाहर आता है, तो माइक पर आवाज़ें आ रही थी। सभी घरों में लाइट जल जाती है। इसका मतलब ब्लैकआउट खत्म हो चुका है और ये सभी वापस से फिर से टोक्यो आ जाते हैं। टोक्यो में आकर देखते हैं कि फिर से चहलकदमी बढ़ चुकी है। लोग फिर से अपने काम को करने लगे हैं। मेट्रो चल रही है, बसेस चल रही है और न्यूज़ पर बताया जा रहा है कि ये ब्लैकआउट कैसे और क्यों आ गया था। साथ में कुछ लोगों से, साइंटिस्ट से क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं। तभी हम यूसुम की फैमिली को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बाहर आकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक पोस्ट कार्ड आता है। एक्चुअल में ये वही पोस्ट कार्ड था जिसमें इनकी फ़ोटो थी। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ख़ैर इतनी कठिनाइयों के साथ ये सभी एक साथ थे, तो ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये इमोशनल स्टोरी बहुत पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।